अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। टुडे आई विल स्टार्ट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, then biochemistry and write its significance in biology. Biochemistry is a branch of biology which deals with the study of chemical and component and chemical reaction taking place in living organism. Significance of biochemistry. I will explain the biochemistry. Biochemistry branch of chemistry है और जो कि रिलेट करती है, डील करती है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट में डील करती है और केमिकल रिएक्शन पे भी, और जो कि टेक प्लेस करती है जहाँ वो जगह लेती है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सिग्निफिकेंस जो है बायोकेमिस्ट्री को ये है कि बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो बेसिक नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री का वो एसेंशियल अंडरस्टैंड है। और एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में और फिजिकल एंड मतलब फिजियोलॉजी, फिजिकल एक ही बात है। और उसके बाद हम नॉर्मल फंक्शन में वो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर, क्योंकि तमाम के तमाम स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में होते हैं आर ड्यू टू स्पेसिफिक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होते हैं और फंक्शन और स्ट्रक्चर्स, और ये सेल्स में होते हैं, ऑर्गेनेल्स में होते हैं। एग्जांपल जो है इसकी है क्लोरोप्लास्ट है और फोटोसिंथेसिस है, लंग्स हैं, रेस्पिरेशन है, स्टमक है, डाइजेशन है, मसल्स फिलामेंट्स हैं एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। बायोलॉजिकल कंपाउंड में हम all living organisms are made up of two types of compounds. तमाम के तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं वो दो किस्म के कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो ये होते हैं कि कंपाउंड हैविंग कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को ही अपने से जोड़े, दोनों ही मतलब उसमें मुश्तमिल हो कंपाउंड में। और कंपाउंड इन विच आर मोर एटम ऑफ कार्बन एंड कोवलेंटली लिंक्ड, और ऐसा कंपाउंड जो कि एक या उससे ज़्यादा एटम ऑफ कार्बन से मिलके बना हो और इसमें कोवलेंट लिंकेज हो, और इसके बाद एटम जो है ना अदर एलिमेंट के साथ हो, और मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन हो, और ज़्यादातर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो कि कॉमन है और ऑक्सीजन भी कॉमन है, नाइट्रोजन भी कॉमन है, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हमारे पास आ जाता है इसके एग्जांपल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आ जाता है द केमिकल विच that do not essentially have carbon atom in their structure are called inorganic. केमिकल कंपाउंड जो कि एसेंशियल नहीं होते कार्बन एटम पर और इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि वाटर हो गया, वाटर का फार्मूला होता है H2O, अमोनिया हो गया NH3 है, अमोनिया को हम लोग इनऑर्गेनिक में लेते हैं। जैसे आप MCQs भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सिर्फ कंपाउंड एलिमेंट एटम, तो आप लोगों ने यही बताना है कि कार्बोहाइड्रेट इनऑर्गेनिक होती हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते। फिर आप समझ जाएंगे इनऑर्गेनिक नहीं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक होते हैं। फिर ये नहीं बोलना कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक लगा दिया, ये वो, कार्बोहाइड्रेट हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं। फिर आप लोग भूल के ये मत लगा लीजिएगा कि हमारे पास प्रोटीन जो है इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों ऑर्गेनिक होते हैं। आगे लिपिड की बात आ गई, लिपिड भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चारों के चारों हमारे पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। आगे हमारे पास इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल हैं वाटर अमोनिया। वाटर अमोनिया इनऑर्गेनिक है हमेशा। फिर ये ना कहना कि हम लोगों ने वाटर को ऑर्गेनिक लगा दिया, अमोनिया को भी ऑर्गेनिक लगा दिया, बिल्कुल ये नहीं करना। आगे हमारे पास आ जाता है केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट में हम वाटर और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट और इनऑर्गेनिक आयंस Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4-2 etc। आगे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल वेट। बैक्टीरियल सेल का वेट होता है 70% और 15% बैक्टीरियल सेल, 3% बैक्टीरियल सेल, 2% बैक्टीरियल सेल। आगे हमारे पास 1% बैक्टीरियल, 6% बैक्टीरियल, 2% बैक्टीरियल, 1% बैक्टीरियल। आगे मैमेलियन 70% होता है, 18% होता है, 4% होता है, 3% होता है, 0.25% होता है, 1.1% होता है, 2% होता है, 1% होता है। ये हमारे पास जो हमने इधर से वाटर वगैरह पढ़ा है, वाटर प्रोटीन हो गए इनके इसी रेंज में, ये हमारे पास इनकी रेंज समझ आ गई। आगे हमारे पास मेटाबॉलिज्म आ गया। मेटाबॉलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है डिपेंड करती है अपॉन द सीजलेस पे डिपेंड करती है और केमिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती है इन इट सेल्फ। सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन द सेल को डिपेंड करती है। हैंस हम फिर मेटाबॉलिज्म की डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज। तमाम की तमाम केमिकल एक्टिविटीज़ को जब हम जमा करें तो वो टेकिंग प्लेस करता है विद इन अ सेल, टेकिंग प्लेस करता है सेल के साथ और उसके बाद ऑर्गेनिज्म में, तो वो कहलाता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अगेन से डिफाइन करते हैं इसे सम ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल और organisms are called metabolism. Then its function मतलब it depended, तो survival of an organism depends upon its ability to take some chemical bioelements। एबिलिटी जो है इसके कुछ केमिकल्स को लेने के लिए होती है, जैसा कि बायोएलिमेंट, बायोमोलिक्यूल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, जो कि ये इन्वायरमेंट से लेते हैं, और यूज देम टू मेक केमिकल ऑफ लिविंग मैटर के लिए केमिकल बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि हमारे पास मेडिसिन हो गई, ये हमारे पास हो गया सारा कुछ मेटाबॉलिज्म। और देयरफॉर सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, इनके ऑर्गेनिज्म के सेल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली टेक करते हैं इन न्यू सब्सटेंस में टेक करते हैं और चेंज होते हैं केमिकली इन वेरियस वेज में और बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल्स, और बिल्ड करते हैं सेलुलर मटेरियल को, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को इनकी नीड के लिए। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड होता है एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में। Then we study about the anabolism, catabolism। Anabolism हमारे पास the reaction in which simpler substance combine to form complex substance। जो पर हमारे पास सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन होंगे कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उसको एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। एनाबॉलिज्म को एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहा जाता है और ये सिंथेसिस रिएक्शन भी कहलाता है। सिंथेसिस रिएक्शन के बाद कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहलाता है और उसके बाद एनाबॉलिक रिएक्शन नीड होगा अब्जॉर्ब एनर्जी के लिए। और एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, और हमारे पास मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो हमारे पास एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मेटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, नहीं, ये हमारे पास सिर्फ मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटा और एना मिल के मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर बना है। ओके, आगे हम स्टडी करते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में।
कैटाबोलिज्म में हम those reaction in which complex molecules are broken down into the simpler ones are called catabolic reaction। तो इसमें हम ऐसे रिएक्शन को पढ़ते हैं जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हों और ब्रोकन डाउन, कम्प्लेक्स मतलब बड़े हों, ब्रोक हों मतलब टूटे तो वो छोटे छोटे पीसेस में मतलब सिंपल बिल्कुल सादा से बन जाएं तो उनको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो एनर्जी इज लॉस्ट, यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी हमारी और उसके बाद लाइब्रेट इन दिस रिएक्शन और लाइब्रेट हो जाएगी इस रिएक्शन में। एग्जाम्पल इसकी कैटाबोलिज्म के एग्जाम्पल है डाइजेशन, रेस्पिरेशन। एनाबोलिज्म में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। कैटाबोलिज्म में हमने पढ़ी एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन। इंटरकन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। तो आगे हमारे पास बोथ एनाबोलिज्म दोनों मतलब दोनों एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म गो साइड बाय साइड इन लिविंग, मतलब साइड बाय साइड दोनों साइड पे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे से और रीयूज करता है न्यू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। और यहाँ पर इंटरकन्वर्जन हो कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट की इंटरकन्वर्जन होती है तो वो प्रोटीन और लिपिड में चेंज होता है और टेकिंग प्लेस करते हैं कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जारी रखते हैं अपने काम को लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आगे एग्जाम्पल हो गया इनका कोऑर्डिनेटरी कैटाबोलिक, एनाबोलिक। कोऑर्डिनेट होता है ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक में और इनकी एक्टिविटीज होती हैं मेटाबॉलिज्म। आगे हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन इन लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इसको भी पढ़ते हैं। ये है कार्बन इन द इज द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एलिमेंट। कार्बन इज बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से हम कार्बन को ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोजीशन में और इसका स्केलेटन लाइफ होता है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रा मीन फोर कॉर्नर से मिलके बना हुआ है और 4 वैलेंसी है इसकी। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़े हुए होते हैं और अनपेयर्ड मतलब अलग अलग होते हैं, पेयर नहीं होता है, अनपेयर्ड होते हैं। आगे ये रिएक्ट करता है आगे बहुत से एलिमेंट्स में और फिर इसको हम कोवलेंट बॉन्ड का आगे हम डिफाइन करते हैं, आगे हम ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। आगे उसको कार्बन बॉन्ड पढ़ते हैं। अब कार्बन बॉन्ड हमारे पास, चलो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में आगे पढ़ते जाना पड़ता है, नाम ऐसे इस्तेमाल होगा फिर वो बताएंगे नहीं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो मैं बता देती हूँ पहले। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम के दरमियान में और इक्वल शेयरिंग ऑफ दोनों की तरफ बिल्कुल बराबर सी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी टू कंप्लीट वैलेंस सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इनकी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो हमारे पास आगे जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होंगे मतलब आगे शेयर होंगे बिटवीन 2 एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट जो होगा ना मोर रिजल्ट देगा और शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर, जब सिंगल पेयर की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, जो इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान होंगे तो उनका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। आगे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो अपने पास स्टोर कर लेता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर। कार्बन है एच के साथ जुड़ो, इधर एच तो प्रूव होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट ऑफ कार्बन माना कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम। जब कार्बन एटम कंबाइन होगा 4 एटम के साथ या रेडिकल के साथ तो 4 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड अरेंज होंगे यहाँ पर सिमेट्रिकली होंगे और टेट्राहेड्रॉन कहलाएंगे और इनका रिजल्ट जो होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। आगे हमारे पास एडवांटेज, तो इस पे स्टेबिलिटी एसोसिएट होगी और टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम।
आइडियल एलिमेंट होगा और सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम दोबारा से इसी लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वहाँ से तो हमने सिर्फ शॉर्टकट ही पढ़ा था, तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी कार्बन एटम की, और फिर अदर कार्बन एटम प्रोवाइड स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म को देगा। अनब्रांच होगा और ब्रांच और रिंग होगा और स्ट्रक्चर होगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी, वेस्ट वैरायटी होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा। तो आगे ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड तक। कार्बन कंबाइन होगा कॉमनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ और सल्फर के साथ, और फॉर्म लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक, और ये बनाएगा बहुत ज़्यादा वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास पोटेंशियल सोर्स होगा और केमिकल एनर्जी होगी, सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाएंगे फॉर्मिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और उसके बाद हमारे पास बेटर स्टेबिलिटी होगी और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होगा। क्या होगा? पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। तो कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे। तो अन ब्रांच ऑफ कार्बन की अन ब्रांच होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ब्रांच है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड होगा, C के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 के साथ। साइक्लिक हमारे पास कार्बन होगा सिंगल C के साथ सिंगल C के साथ, फिर दरम्यान में लाइन होगा, फिर वो सिंगल। आगे साइक्लिक में इधर C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। आगे यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड 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 C। एरोमेटिक में हमारे पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C के साथ होगा, डबल बॉन्ड C के साथ होगा, सिंगल बॉन्ड H के साथ, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C। तो हमारे पास ये हो जाएगा अनब्रांच और चेन रिंग स्ट्रक्चर फाउंड बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड। देन हमारे पास आगे आ जाएगा यूजेज ऑफ मॉलिक्यूल के यूजेज क्या होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, छोटे मॉलिक्यूल जो सच जैसा कि ग्लूकोज के बाद हमारे पास फैटी एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स के बाद हमारे पास अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स के बाद हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए, सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद सब यूनिट हो गए, सब यूनिट के बाद वो बिल्ड करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल, लार्जर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ओके, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये हमारे पास लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, सच है सेलुलोज इसकी एग्जाम्पल हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जनरली इनसोल्युबल होते हैं वाटर में ये, और ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को और सेलुलर मेम्ब्रेन को भी। और सोर्स ऑफ एनर्जी में सम स्मॉल मॉलिक्यूल आर अनस्टेबल, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है अनस्टेबल होते हैं, इमीडिएटली ब्रोकन डाउन होता है टू रिलीज करने के लिए एनर्जी को और एटीपी को, और दीज सब्सटेंसेस सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सब्सटेंस सर्व करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को और एनर्जी करेंसी को फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबंडेंस, वाटर की अबंडेंस ज़्यादातर कहाँ होती है? वाटर की अबंडेंस होती है मीडियम ऑफ लाइफ। पहले तो हम वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, वाटर होता है मीडियम ऑफ लाइफ और मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जानदारों में। और परसेंटेज में हमारे पास वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट बहुत से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है 65 to 89।
फिर ह्यूमन टिश्यू कंटेन 20% वाटर। ह्यूमन के टिश्यू जो होते हैं वो 20% वाटर को कंटेन करते हैं। और बोन्स हेल्थ, हड्डियों के जो सेल्स हैं वो 85% हैं। और हड्डियों के सेल्स मतलब वही 20% वाटर इन बोन्स है, 20% वाटर हड्डियों में होते हैं, हड्डियों के सेल्स में होते हैं। और 85% ऑफ वाटर ब्रेन सेल्स में होता है। और सेलुलर रिएक्शन में हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन, बहुत से रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये अकर होते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर में। फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर टेक पार्ट itself in many biochemical reaction। वाटर टेक पार्ट करता है itself in many biochemical reaction वाटर। और फिर सच हाइड्रोलाइसिस मैक्रोमोलेक्यूल हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारे पास वाटर आल्सो यूज एज रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस। वाटर को हम वैसे भी यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के लिए। आगे सॉल्वेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, पोलर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। वाटर की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी में हम due to its polarity water is excellent solvent, water excellent solvent है for polar substance के लिए excellent solvent है। और आयनिक सब्सटेंस के लिए आयनिक सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर, आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं वाटर में और डिसोसिएट होते हैं ब्रेक में। डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन होती है इनकी इनटू पॉजिटिव नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीजन इसकी क्या है, पोलर और आयनिक के। इन सॉल्यूशन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैन मूव रैंडमली। सॉल्यूशन में आयन और मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन कर सकते हैं, मतलब कि कभी इधर कभी उधर, रैंडम ऑल डायरेक्शन में मूव कर। जैसे अभी इधर है तो कल उधर होंगे, फिर इधर इधर ऐसे भागते तो भाग दौड़ते, कभी इधर इधर इधर, इनके एक ठिकाना नहीं होता। तो ये तमाम डायरेक्शन में आते जाते रहते हैं। इट इज़ मोस्ट फेवरेबल, और ये फेवरेबल भी है। और इन्वायरमेंट टू रिएक्ट, ये इन्वायरमेंट जो है रिएक्ट करेगा विद अदर मालिक्यूल और आयन के साथ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl इज पुट इनटू द वाटर, ये वाटर में ऐड होगा। फिर नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मालिक्यूल, और नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मालिक्यूल जो होगा हमारे पास वो अट्रैक्टेड होगा सोडियम आयन के साथ। सोडियम आयन Na+ होगा। पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मालिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मालिक्यूल जो होगा अट्रैक्ट होगा क्लोराइड आयन के साथ। थोड़ा क्लोराइड आयन मतलब Cl- टू सेपरेट डिसोसिएट इन वाटर, और सेपरेट भी होगा डिसोसिएट वाटर के साथ ड्यू टू द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज के। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से वाटर ऑलमोस्ट रिएक्शन, वाटर के तमाम तर रिएक्शन सेल्स के साथ एक्वस मीडियम में होते हैं, अकर इन एक्वस मीडिया। आगे नॉन आयनिक सब्सटेंस में हैविंग चार्ज ग्रुप, इनके पास चार्ज ग्रुप होता है। इधर मालिक्यूल में डिस्पर्स होता है वाटर में ड्यू टू द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से और वाटर में। और ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन में हम सेल अकर करते हैं एक्वस मीडिया में। और ये सेल जो होते हैं केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैटालाइज होते हैं एंजाइम्स में, और भी चक्कर इन एक्वस इन्वायरमेंट, और ये एक्वस इन्वायरमेंट में अक्कर होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फैट्स में इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं। हेल्प इन मेंटेन मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए होते हैं। मेक कंपार्टमेंट बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, चैम्बर बनाते हैं, जो मर्जी समझ लो। कंपार्टमेंट लिखो, पार्टीशन लिखो, चैम्बर लिखो, ये आप लोगों की खुद की मर्जी है, जो करो, आपको जो सही लगे, जो अच्छा सा महसूस हो आपको वही लिख दो। तो इन द सेल में होता है हीट कैपेसिटी हमारे पास आ जाता है। वाटर है ग्रेट एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग हीट, वाटर की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है ऑब्जर्विंग हीट के लिए। और मिनिमम चेंज होता है इनका ऑन टेम्परेचर पर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है नंबर ऑफ कैलोरी के नंबर और रिक्वायर्ड टू रेज, और ये रिक्वायर होता है रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को। और हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 15 to 16 सेंटीग्रेड, वैल्यू होगी 1.0। रीज़न होगी दिस इज बिकॉज मच ऑफ हीट एनर्जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी की वजह से होता है। यू टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है तोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और इम्पोर्टेंस में हमारे पास आ जाता है
ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी की वजह से वर्क एज थर्मल स्टेबलाइजर, और ये थर्मल स्टेबलाइजर के जैसा काम करता है, और हैंस प्रोटेक्ट, और ये तहफ़्फ़ुज़ देता है लिविंग मटेरियल को, और अगेंस्ट मतलब के खिलाफ सडन अचानक थर्मल चेंजेस की वजह से। और हीट वाइपराइजेशन में हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लार्ज लिक्विड इनटू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वाइपर। तो इसको हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होती है कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को वाइपर्स में, तो इसको हीट वाइपराइजेशन कहा जाता है। वाटर एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट, वाटर एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा हीट को, चेंज करता है लिक्विड को वाइपर्स में। यूनिट जो होता है हीट वाइपराइजेशन एक्सप्रेस होता है कैलोरी में, और ग्राम में कैलोरी में किलोग्राम ऑफ द लिक्विड वाइपराइज। और हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाइपराइजेशन जो होती है वाटर की 574 होती है। फिर उसके बाद किलो कैलोरी किलोग्राम में, और विच प्ले जो कि प्ले होता है इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन, प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल रेगुलेशन ऑफ हीट में, प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द सेल। और ये पैदा होते बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए इन द सेल में ऑक्सीडेशन। और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू द 1000 कैलोरी। तो इम्पोर्टेंस हमारे पास हीट ऑफ वाइपराइजेशन प्रोवाइड होगा कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट व्हेन वाटर इज ट्रांसफर्ड, जब वाटर ट्रांसफर्ड होगा। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म, और टू एनिमल, लॉस ऑफ वाटर जो होगा एनिमल में वो वाटर लॉस होगा परस्पिरेशन स्वीटिंग, और वेपरेशन ऑफ ओनली 2 मिली आउट ऑफ 1 लीटर, एवेपोरेशन होगी 2 मिली की आउट ऑफ 1 लीटर का। और उसके बाद 1000 ml ऑफ वाटर, और लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग, और टेम्परेचर रिमेनिंग होगा 99.8 मिली बाय 1 सेंटीग्रेड के जरिए। और आयनाइजेशन ऑफ वाटर की हमारे पास वाटर मालिक्यूल जो होता है आयनाइज होते हैं टू फॉर्म H प्लस एंड OH माइनस। तो H माइनस आइन H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा H प्लस प्लस OH माइनस, फिर उस रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी 25 सेंटीग्रेड पर। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ H प्लस एंड OH माइनस इन प्योर वाटर, और अबाउट 10-7 मोल लीटर। इम्पोर्टेंस होगा H प्लस OH minus ion affect and take part in many of the reaction। H plus OH minus ion affect होगा take part और हिस्सा लेगा रिएक्शन में भी take place in cells, और सेल में take place करेगा, प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन में वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, वाटर रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को, मतलब कि जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं चलते फिरते हुए हमारी हड्डियाँ एक दूसरे से मिलते तो रगड़ने से वो बचाएगा हड्डियों को, ताकि वो बोन्स का मसला कम आए, बोन्स को पेन ना हो। जैसे बड़ी उम्र के लोगों को घुटनों में दर्द होते हैं तो उनको वाटर प्रोटेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनको कमज़ोरी होती है। आगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन, वही बात होगी जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्वेश्चन जो समझो वही है। वाटर आल्सो फॉर्म द फ्लूइड, क्वेश्चन वाटर फ्लूइड बनाता है क्वेश्चन के टाइम, और अराउंड ऑर्गन में ऑर्गन के इर्द गिर्द, और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा से बचाता है जो कि फिजिकल इंजरी है, जैसे जिस्मानी चोट अचानक से लग जाती है। और आंसू को बचाता है, मतलब आंसू नहीं आने से सरफेस आई सरफेस को रबिंग करता है, आईलेट्स को गड़ना। और उसके बाद वाटर रिएजेंट एक्ट एज अ रिएजेंट, वाटर रिएक्ट एज रिएजेंट और प्रोसेस होगा सच हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट से लेकर बायोलॉजी का चैप्टर है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री से लेकर हम लोगों ने पढ़ दिया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर तक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट।
तो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर लिया है पूरा तो आप लोग ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बंद दबा दें ताकि अगला लेक्चर मैं फिर आपको दे सकूं। मेरे लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।